तो मेरे पास एक्चुअली परसों से ही बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे किया, कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी की, कोई टेस्ट सीरीज ली या नहीं ली। तो मैंने कोई ना टेस्ट सीरीज ली है ना मैंने कोचिंग ली है, पूरा सेल्फ स्टडी से था ये। सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वर्षा एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज मेरे साथ है आर्यन भाई, जिनकी निफ्टी 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक आई है 4, और ये रैंक इन्होंने भैया सेल्फ स्टडी के साथ में अचीव करी है। जी भाई, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। तो जितना एक बच्चों के दिमाग में मिथ रहता है कि भैया सेल्फ स्टडी के साथ क्या हम एक इतनी अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं, भाई एडिट किसी जैसा कॉलेज अचीव कर सकते हैं, भाई ये आर्यन भाई ने करके दिखाया है। आज आपकी इस वीडियो के अंदर ये अपनी पूरी जर्नी बताने वाले हैं कि कैसे भाई उन्होंने बिना किसी कोचिंग के अपने साथ सेल्फ स्टडी करते हुए रैंक 4 ऑल इंडिया को अचीव करा है। तो स्टार्ट करते हैं आर्यन भाई की क्विक इंट्रोडक्शन से, उसके बाद आगे इनसे बात करेंगे। सो हाय आर्यन भाई। Hello everyone. I am Aryan Gogia. I am from Rewari, Haryana. I have done BSc Physics Honours from SGDB Khalsa College DU and currently pursuing MCA from NIT Trichy. I have secured rank 4 in NIMSET 2022. सबसे पहले तो मेरे को यही बताओ कि भाई फिजिक्स ऑनर्स से तुमने निमसेट करने का मन कैसे बनाया? तो जैसे कि हमें पता ही है कि 12th क्लास में ऑलमोस्ट नॉन मेडिकल वाले सारे बच्चे जेई मेंस और एडवांस तो देते ही है ऑलमोस्ट, राइट। मगर डिपेंड करता है कि क्लियर होता है या नहीं होता। मोस्टली बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। मेरा भी सेम सिनेरियो था कि रैंक आई थिंक मेरी 31,000 के आसपास आई थी मेंस में। तो आई वाज क्लूलेस कि अब आगे क्या करना है। तो आई चोज फिजिक्स ऑनर्स, बट उसके बाद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है। फिजिक्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि एमसीबी एक कोर्स होता है। मेरे को आई थिंक सेकेंड ईयर में पता चला था बीएससी की कि ऐसा कोई कोर्स है मास्टर्स के लिए जिससे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हम कर सकते हैं, बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फिर मैंने अपना मूड बनाया कि आगे चल के मुझे एमसीए परस्यू करना है। एंड हमने बीएससी फिजिक्स में भी कोडिंग थोड़ी पढ़ी थी, जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गई, पाइथन हो गई। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट लगा उसको सॉल्व करने में, अटेम्प्ट करने में। तो मुझे लगा कि शायद मैं इसमें आगे कुछ कर सकता हूँ। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने निमसेट की उसी में थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी, मगर वो सफिशिएंट नहीं थी पिछले साल। तो मेरी रैंक 693 के अप्रोक्स आई थी पिछले साल, एनआईटी अगरतला अलॉट हुआ था। बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक साल ड्रॉप लेकर मैं गवर्नमेंट जॉब्स एंड निमसेट दोनों की तैयारी करूं। तो मैंने सितंबर से दिसंबर तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, एंड फिर जनवरी से जून तक मैंने निमसेट की प्रिपरेशन की थी। तो ये 90 डेज की मेरी जर्नी रही है निमसेट के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च मिड एंड जून मिड। तो ये 90 डेज में मैंने अपना निमसेट का सिलेबस सारा कवर किया, मॉक टेस्ट सॉल्व किए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। राइट भाई, तो मतलब ये 90 डेज के अंदर आपने पूरी तरह से इसको मतलब जो अचीव करा है। मैं मतलब जानना चाहूंगा पहले तो स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब कि आपने सेल्फ स्टडी करी है तो कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करा, डेली टाइम टेबल क्या था, और एक स्ट्रेटेजी से हम बात करते हैं ना कि भैया इतना इतना यहाँ से करना है मेरे को, तो वो चीज आपने कैसे करी? तो जैसे कि आप जानते हैं कि एकदम 12th के बाद 3 साल या 4 साल का गैप आ जाता है, क्योंकि अगर बच्चा ड्रॉप भी करता है तो मेरा भी सेम था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था कि एकदम से मैं 12th और 11th को दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, मगर कैसे करूं, मैं क्या ऐसे प्रिकॉशंस लूं जिससे मैं गलतियां ना करूं। तो जैसे मैं सितंबर से दिसंबर तक मैंने गवर्नमेंट कोचिंग ली बैंक के लिए। उसके बाद मैं जनवरी में अपने होम टाउन आ गया सेल्फ स्टडी के लिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी सबसे पहले यही थी कि इजी टॉपिक्स को पहले उठाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हमारे निमसेट में इंक्लूडेड है, जैसे लॉगरिथम्स हो गया, वेक्टर्स हो गए, मैट्रिसेस हो गए, जो बहुत बेसिक चैप्टर्स होते हैं। उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, मिड और इजी ही बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने जितना हो सका एक दिन में जैसे 2 चैप्टर सॉल्व करके अटेम्प्ट किया। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं। अब अरिहंत में हमारे पास जैसे बुक में, किसी भी बुक को उठा लीजिए, उसमें थ्योरी तो थोड़ी सी आगे मिलती है। उन थ्योरीज को मैंने अपने नोट्स में लिखा। उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन थ्योरी से थोड़ा डिफरेंट है। आप उस क्वेश्चन की ट्रिक्स या फिर उस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज यूज हुई है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चंस को एनकाउंटर किया, उससे मेरे को पता चला कि दिस इज डिफरेंट। तो मैंने उस क्वेश्चन की अपनी ही ट्रिक्स बनाई, या फिर कहीं गूगल पे सर्च कर लिया। बहुत सारे एप्स अवेलेबल है जिसपे आप सर्च कर सकते हो क्वेश्चंस को, जो 11th 12th या
जेई मेंस के लेवल के होते हैं। राइट भाई। तो उन क्वेश्चंस को मैंने नोट किया और फिर उन क्वेश्चंस को रीड किया कि यस मैं अपनी ट्रिक से इस टाइप के हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने आई थिंक 100 क्वेश्चंस पर डे से स्टार्ट किया होगा, 80 to 100 क्वेश्चंस। एंड फिर धीरे धीरे मेरा पेस बढ़ता गया और फिर मैंने जो मीडियम लेवल के चैप्टर्स होते हैं उसे सॉल्व किया। फिर मैं डिफिकल्ट पे गया, क्योंकि अगर मैं डिफिकल्ट पहले उठाता तो हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता, क्योंकि सॉल्व नहीं होंगे और बड़े चैप्टर्स होंगे। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसमें आप ट्रिक्स बहुत कम यूज कर सकते हो, उसमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर आंसर निकालना है तो उन चैप्टर्स को मैंने आखिरी में रखा। किसी के लिए कैलकुलस स्टफ होता है, किसी के लिए डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह, वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है। सबसे पहले आप अपना मोरल को बूस्ट कीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे आपकी जर्नी डिसाइड होती है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा है हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। कभी कभी ब्रेक भी हो जाता था, मगर ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें आगे आने वाला फ्यूचर कैसे बनाना। जो कल हो चुका उसके ऊपर ध्यान ना देकर आप आगे क्या कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही बात है भाई। राइट भाई, उसके बाद मैं जानना चाहूंगा आर्यन भाई कि तुम्हारा एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था, कि मतलब जब तुम सेंटर पे पहुंचे और उससे पहले के क्या थॉट्स थे और पेपर तुमने कैसे दिया? तो सुबह उठते ही मैं थोड़ा नर्वस था एंड मुझे लग रहा था कि गट फीलिंग आ रही थी कि हो सकता है खराब हो जाए, क्योंकि पिछले साल की वजह से थोड़ा डीमोटिवेट तो जरूर हुआ था। राइट भाई। एंड फिर रास्ते के दौरान मैंने थोड़ी सेल्फ स्टडी की। जैसे हम कार में गए थे तो फिर मैंने थोड़ी सेल्फ स्टडी की वहां पर, कार में ही अपने फॉर्मूलेस को रिवाइज किया और दोबारा से एक बार समझा कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं ये ट्रिक यूज कर सकता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी निमसेट में यही थी कि सबसे पहले तो मैं कंप्यूटर सॉल्व करता, क्योंकि वो आसानी से हो सकते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं और जल्दी हो सकते हैं सॉल्व। उसके बाद मैंने इंग्लिश को सॉल्व किया, जो कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, इजी टू सॉल्व। आता है तो ठीक, नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हो। एंड फिर मैं मैथ्स पर गया, क्योंकि वो हमारा स्कोरिंग सेक्शन होता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना ही हमारा एम है मेनली। रीजनिंग मैंने सबसे एंड में सॉल्व की थी, जब मैं मैथ्स के क्वेश्चन सारे पढ़ चुका था और अटेम्प्ट कर चुका था। तो आई थिंक मैंने 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके थे एंड 6 क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे क्या करना है, तो मैंने उनको स्किप करके रीजनिंग पर आ गया। और फिर वहां पर मैंने एंड के आई थिंक 45 मिनट्स या 40 मिनट्स मेरे पास, नो 25 मिनट्स मेरे पास थे, उसमें मैंने रीजनिंग को खत्म किया। 25 मिनट्स में हमने पूरी 40 क्वेश्चन की जो रीजनिंग थी वो कर ली। हाँ, ओके भाई, परफेक्ट है। तो मतलब मेरी रीजनिंग। स्ट्रेटेजी यही थी कि 40 मिनट्स एटलीस्ट मैं बाकी सारे सेक्शंस को दूं और 70 to 80 मिनट्स में मैथ्स को दूं, जिससे कि क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाए। राइट भाई। और उसके बाद जैसे तो आर्यन भाई का, हाँ, उसके बाद हम देख रहे हैं ऐसे आर्यन भाई का ड्रॉप भी था। फिर ड्रॉप के साथ मतलब एक चीज, एक और थॉट भी डर का रहता है कि भैया अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने इस चीज के लिए ऑलरेडी ड्रॉप दे दिया। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ड्रॉप देना सही है या नहीं है। तो मैं चाहूंगा मतलब इस प्रेशर को भी तुमने कैसे मैनेज करा, कि ड्रॉप के प्रेशर को, और मतलब बाकी बच्चों को तुम क्या सजेस्ट करोगे, ड्रॉप देना सही है या नहीं है, किसके लिए ड्रॉप देना सही है? तो 11th-12th में मैं कहना चाहूंगा कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग था, तो मुझे ये बिलीव था कि मैं कर लूंगा, मैं अकेले भी कर सकता हूँ मैथ्स को, कोई बड़ी बात नहीं 11th-12th का मैथ्स करना दोबारा से। तो इस वजह से जैसे 2021 में मेरा स्कोर थोड़ा नीचे रहा था, तो मैंने सोचा कि इस साल मैं ड्रॉप करता हूँ और अपना 100% देकर क्लियर करता हूँ। राइट भाई। और जैसे कि तो मैंने पूछा फिर कि ड्रॉप किसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करोगे? इसमें आपका बिलीफ सिस्टम सबसे पहले काम करेगा, कि आपको अपने अंदर बिलीव करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। बहुतों के अंदर कॉन्फिडेंस पहले से ही लूज होता है कि शायद मैं ना कर पाऊँ, अगर मेरी 1500 रैंक आई है तो शायद मैं 700 पे जा सकता हूँ, 800 पे जा सकता हूँ। बट मेरे साथ यही केस रहा है कि जो हो उस पे ही फोकस करो एंड सब कुछ अच्छा ही होगा। उसको लेकर मैंने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा एंड मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था अपना दोबारा से। तो उसके राइट। बाद मैंने एक्चुअली अरिहंत को सबसे पहले सॉल्व किया, सारे उसके चैप्टर्स मैंने निपटाए। उसके बाद आई थिंक मिड फरवरी के बाद मैंने उसको दोबारा से रिवाइज किया, क्योंकि 45 डेज हो चुके थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं जो पिछला मैंने पढ़ा है वो शायद मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो मैंने उसको दोबारा से रिवाइज किया उसी बुक को सेम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, और मिड मार्च तक मैंने इसको अटेम्प्ट किया। उसके बाद आई थिंक 15 डेज का मैंने गैप लिया था थोड़ा,
थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। एकदम बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई थी मैथ्स की। उसके बाद मेरे को पता चला कि एक गवर्नमेंट एग्जाम और आ रहा है, बैंक का ही, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ओके। तो अप्रैल एंड मई में मैंने उसके लिए सेल्फ प्रिपेयर किया। क्वांट क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश और जीके। तो उसका मैंने एग्जाम जैसे ही, एक्चुअली उसका एग्जाम 29 मई को था, एंड मई में। तो मैंने उसको खत्म किया। फिर 2 दिन का और गैप लिया, थोड़ा स्ट्रेस खत्म करने के लिए। उसके बाद मैंने 1 जून से फिर से स्टार्ट किया अपने प्रिपरेशन, तीसरी बार उसी बुक को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब 20 दिन बचे थे। मैं टेस्ट सीरीज लेने की सोच रहा था, मगर मुझे नहीं लगता था कि 20 दिन में मैं पिछला भी कवर कर लूंगा, रिवाइज कर लूंगा सारा, और टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करता रहूंगा। क्योंकि मैंने काफी बच्चों से सुना था कि वो 68 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मुझे इतना तो पता था कि 68 मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं हो सकते एक दिन में, या तो बंदा 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। बिल्कुल सही बात तो है। मैंने वही सोचा कि अभी टेस्ट सीरीज तो मैं ले नहीं सकता। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी रिवीजन दोबारा से स्टार्ट की, उन क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ा, एंड स्ट्रेटेजी बनाई कि इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो बहुत जल्दी आंसर निकल आएगा, बजाय कि अपने लॉन्ग ट्रेडिशनल मेथड से। तो आई थिंक 9 जून के आसपास मैंने अपना पूरी बुक वो दोबारा से खत्म कर ली। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं कंप्यूटर को उठाता हूँ, क्योंकि वो 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्कोरिंग थे, इसीलिए करना भी जरूरी था। तो फिर वन स्टॉप एमसीए का चैनल देखा, जिससे मुझे काफी हेल्प हुई है एक्चुअली। आपकी कंप्यूटर सीरीज जो है प्रीवियस ईयर, उसको देखकर कॉन्फिडेंस आया। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है उसमें, तो मुझे लगा कि यहाँ से अगर मैं नोट्स बनाता हूँ और इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ी स्टडी और करता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज था, तो फिर उससे मुझे हेल्प हुई। तो मैंने अपने नोट्स फिर आपकी वीडियोस देखकर बनाए, एंड लकीली बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। एंड पेपर में आई थिंक मैंने पहला सेक्शन वही अटेम्प्ट किया, और कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो गया, क्योंकि मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, चलो कोई बात मगर नहीं। 9 आउट ऑफ 10 भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा स्कोर है, और आप पूरे इंटरव्यू जर्नी में भाई की देख सकते हो कि भाई कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क का बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि भाई वो बता रहे हैं कि जनवरी से उन्होंने मार्च तक जो अपनी प्रिपरेशन करी, उसमें भाई पूरी की पूरी अरिहंत वाली बुक को 2 बार सॉल्व करा। तो भाई एक तो भाई बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हुए थे, जगह जगह दूसरी दूसरी तीसरी बुक्स के लिए भटकते हैं। तो एक ही बुक पे मतलब भैया जो फोकस आपने बनाया, वही चीज मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि यार एक ही प्रॉपर बुक को फॉलो करो, उससे बहुत हेल्प मिलती है। और जो भैया स्ट्रेटेजी तुमने बनाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, उनको ऑनलाइन सर्च करके कि भैया इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच है, डाउट नेट है, गूगल सर्च, ऐसे तो बहुत सारे ऐप्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिस पे आप जाके भाई सर्च कर सकते हो। तो इससे भाई जो एक चीज हमारे को समझ आती है ना, ये कि भाई क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि पढ़ाई हमारी सारी हो जाती है, भाई 11th 12th की मैथ्स तुमने बोला, 11th 12th की मैथ्स ही है, पर भाई पेपर के अंदर जो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है वो समझ आना चाहिए, जिसके तुमने नोट्स बनाए। तो ये जो 2 टिप्स उन्होंने बताई, मतलब एक ही बुक को फॉलो करना, उसके बाद भैया एक पर्टिकुलर नोट से भैया काम करना, वो ही मेरे को जो मेन रीजन लगा सक्सेस का आर्यन भाई की, वही है। अब मैं चाहूंगा बच्चों को कुछ ऐसी टिप्स मतलब बता दो कि जो डूज एंड डोंट्स के तरीके से होती है कि यार ये चीज तुमको डेफिनेटली करनी चाहिए और ये चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एक बुक खत्म करो, अपना बेस बनाओ, इजी बुक को फॉलो करो सबसे पहले। ये जरूरी नहीं कि आप हार्ड बुक उठाओगे तो आपका स्कोर अच्छा ही होगा। कभी कभी इजी और मॉडरेट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं हार्ड के मुकाबले। तो आई थिंक सबसे पहले अपना बेस को क्लियर करो, तभी आपको समझ आएगा कि आप हार्ड को कैसे अप्रोच कर सकते हो। हार्ड क्वेश्चंस इतने आते नहीं है, आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करोगे, आप उसमें भी कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप कर सकते हो। राइट। मेरे पास अवेलेबल ओनली आई थिंक 1 बुक ही थी, तो मैंने उसको ही पूरी तरीके से समझा, क्योंकि मेरे पास मटेरियल उतना ही था। अगर किसी का, मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई जैसे एकदम बेसिक से बच्चा स्टार्ट कर रहा है, वो पहले एनसीईआरटी उठाएगा या फिर अपनी 11th 12th का बेसिक पढ़ेगा, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, उसके बाद वो अरिहंत पर जाए तो बेटर है। उसके बाद अगर वो अरिहंत बुक कंप्लीट कर चुका है और उसे लग रहा है कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ, तो वो बाकी बुक्स भी अवेलेबल है। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव मैंने सुना, और भी बाकी सारी बुक्स है, उसको भी अप्रोच कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना ही आई थिंक मेन मंत्र होगा। जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट करोगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। और भाई अगर प्रीवियस ईयर के रोल की मैं बात करूँ, तो प्रीवियस ईयर से क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा तुम्हारी जर्नी में? इस बार लकीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछली बार से ज्यादा आ गए। मतलब पहले तो 1 2 ही आते थे, इस बार थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, तो वहां पर मेरे लिए काफी हेल्प हो गई थी। मैं थोड़ा बायस्ड हूँ इसमें कि कैसे, मैं खुद थोड़ा शॉक था कि कैसे हो रहा है ये।
पढ़े हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीवियस ईयर छोड़ ही दो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में एनआईटी कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है। उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उन क्वेश्चंस को थोरली पढ़ो, समझो, कैसे उनकी अप्रोच जा रही है उसे समझो। अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो उसको लिखो भी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है, जरूरी नहीं कि जैसे कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं उनका रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो। उन चीजों को भी आप लिख सकते हो, जिससे आपको आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएगा। तो आर्यन भाई, जैसे हाँ। कि तुम ये बात कह रहे हो कि तुम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके लकी रहे, तो यार मैं वही कहूंगा कि देखो मैथ्स तो यार हमारी सेम ही है, मतलब जो पहले के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे वो चेंज नहीं होने, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं होने, तो क्वेश्चन उन्हीं के आसपास रिवॉल्व करते हैं। बस ये होता है कि कुछ पेपर्स में थोड़े ज्यादा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ में थोड़े से कम आ जाते हैं। तो ठीक है, मतलब मैं ये कहूंगा कि जैसे तुमने बताया कि प्रीवियस क्वेश्चंस की अप्रोच समझ आनी चाहिए, तो उसको भाई अप्रोच समझ आ गई तो भाई थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, या भाई क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो भी वो उस क्वेश्चन को कर ही लेगा। राइट आर्यन भाई, थैंक यू सो मच आर्यन भाई इतने अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। मेरे को लगता है कि बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ भैया, बिना टेस्ट सीरीज के या बिना कोचिंग के भी भैया जो हमारा गोल है वो अचीवेबल है, अगर हम एक हार्ड वर्क और एक कंसिस्टेंसी फॉलो करें, और एक जैसे तुमने एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करा, मतलब एक अप्रोच अपनी पूरी बनाई, खुद की स्ट्रेटेजी बनाई, उससे तुम्हारे को ये जो बेनिफिट मिला है ये और भी बच्चों को मिलेगा। थैंक यू सो मच आर्यन भाई इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए, एंड ऑल द मैं वेरी एक बेस्ट। चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि मेरा एक्चुअली टाइम आवर्स फिक्स नहीं थे। मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे थे ऐसे कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह कितने घंटे की थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजी में मैंने फिक्स नहीं रखा अपना टाइम। अगर मैं एक दिन में 5 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो सफिशियंट है। मैंने अपने टारगेट सेट कर रखे थे कि मुझे 100, 150 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस उस चैप्टर के खत्म करने ही होंगे। तो कभी कभी पूरा दिन लग जाता था, 8 घंटे लग जाते थे, कभी 5 घंटे, कभी स्किप भी हो जाता था। तो टाइम आवर्स की आप टेंशन ना लीजिए, उससे बढ़िया आप ये देखिए कि आपके 30 चैप्टर्स है, आई थिंक 31 चैप्टर्स है, उन्हें जल्दी से जल्दी आप खत्म करें, रिवीजन स्टार्ट करें, फिर उनको अच्छे से आप समझें। राइट राइट। और इसमें आई थिंक ये होता है कि अपने ऊपर फेथ खत्म हो जाता है, ट्रस्ट नहीं कर पाते कि आपका क्लियर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप बिलीव करिए अपने अंदर कि आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी से ही क्लियर कर सकते हो या सिर्फ कोचिंग से ही क्लियर कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नॉलेज होती है, वो कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से भी। थोड़ी सी बस उनको हेल्प चाहिए होती है, वो टेस्ट सीरीज से हो जाती है। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, उनको कोई टीचर चाहिए होता है गाइड करने के लिए। तो कोचिंग उसमें बुरी भी नहीं है, अगर आपको कोई अच्छे से गाइड कर रहा है तो। ये मनी माइंडेड बिजनेस वाले नहीं, बजाय कि आपको जो अच्छे से गाइड करे, एज अ गुरु एक्ट करे, नॉट अ टीचर, अ गुरु। तो उनकी आप लेक्चर्स अटेंड करें एंड सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। राइट आर्यन भाई, तो बहुत सही बात बोली तुमने ये चीज कि एक हमारे को एक मेंटर होना चाहिए, बाकी एक थोड़ी सी गाइडेंस भी हमारे को कहीं से मिल जाती है तो भी हमारे को बहुत हेल्प करती है। तो भाई अब आर्यन भाई तो आपके पास आई है, उनका इतना अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको मिल गया, और भी कोई डाउट्स होंगे तो आर्यन भाई मेरे को लगता है आप सबकी हेल्प करेंगे। आप उनको रीच आउट भी कर सकते हो अपने डाउट्स को लेकर, लिंक्डइन के ऊपर बहुत इजीली उनसे बात कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच आर्यन भाई इतने अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। मेरे को लगता है बच्चों को बहुत गाइडेंस मिली होगी और एक मोटिवेशन भी आई होगी कि भाई आर्यन भाई जैसे फिजिक्स ऑनर्स नॉन सीएस बैकग्राउंड के होते हुए भी और ऑल इंडिया रैंक 4 अचीव कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के साथ में, तो एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की चीज है। तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake